हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? तो आई होप सब लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है एक्चुअली सम्स ऑन वेक्टर प्रोडक्ट। पर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यानी डॉट प्रोडक्ट सिखाया था। फिर मैंने कुछ बच्चों को कुछ एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करने दिए, तो कुछ बच्चों ने वीडियो देखकर मुझे बताया कि सर प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है। देखो, प्रोजेक्शन यानी बेसिकली शैडो। सिंपली इस पर्टिकुलर चैप्टर में प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। मान लो ये आपका ए बार है और ये बी बार है। असलियत में ये डॉट प्रोडक्ट का पार्ट ही होता है, ठीक है। वो डॉट प्रोडक्ट में मैं आपको ये बताना भूल गया था, पर यहां आपको बताता हूं। ये ए बार है, ये बी बार है। तो मैंने आपको समझाया है कि बी बार जब इसके ऊपर गिरता है तब बी बार की लेंथ क्या होती है, कंपोनेंट ऑफ बी बार अलोंग ए बार क्या होता है, वो होता है बी बार कॉस थीटा। वो होता है बी बार। व्हाट इज बी बार कॉस थीटा? इट इज कंपोनेंट ऑफ बी बार अलोंग ए बार। यानी जब बी बार ए बार के ऊपर गिरेगा, बी बार के दो कंपोनेंट्स क्या होंगे, बी बार कॉस थीटा मैग्नीट्यूड वाइज। डायरेक्शन तो ये किसकी पकड़ेगा, बी बार कॉस थीटा किसकी डायरेक्शन पकड़ेगा, ए बार की डायरेक्शन पकड़ेगा। और बी बार साइन थीटा किसकी डायरेक्शन पकड़ेगा, वो परपेंडिकुलर टू ए बार है। इसको हमको नहीं देखना, वी आर मोर, दिस इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन। देखो, ये बी बार इसके ऊपर गिरा, या इसका मान लो शैडो यहां पर बोलते हैं, ये इतना दिखेगा। ये लेंथ कितनी दिखेगी, ये वही दिखेगी बी कॉस थीटा। ये लेंथ कितनी है, ये वाली। जब ये इसके ऊपर गिरेगा तो ये इतना शॉर्टन हो जाएगा, बी कॉस थीटा दिखेगा। बेसिकली प्रोजेक्शन इज नथिंग बट शैडो ऑफ बी बार व्हेन इट फॉल्स ऑन ए बार। यानी वो कंपोनेंट ही होता है। मैंने आपको कंपोनेंट बोला था, इन्होंने क्या बोला है, प्रोजेक्शन। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसका पहला नाम है कंपोनेंट ऑफ बी बार अलोंग ए बार, ये आपने समझा था। इसको ऐसे ही बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। या तो ऐसे बोलो, मैंने इसको गिराया और बोला कंपोनेंट ऑफ बी बार अलोंग ए बार। कुछ लोग गिराते नहीं है, इन्हें बोलने का तरीका ऐसा है, ठीक है। वो क्या बोलेंगे, बी बार का शैडो बोलते हैं जो ए बार के ऊपर होगा, तो वो क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। दोनों का मतलब सेम ही है। व्हाट इज कंपोनेंट? कंपोनेंट इज द वैल्यू ऑफ बी अलोंग ए, इजंट इट? प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार वही होता है, और कुछ इससे नया चीज नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैंने इसको, बहुत बच्चे और थोड़ा इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। और कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनाएंगे, देखो, ये है प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, ठीक है। ये क्या होगा, इट इज नथिंग बट बी बार कॉस थीटा, ठीक है, बी बार कॉस थीटा। ओके सर, हमको समझ में आया। थोड़ी देर के लिए आप नीचे देखो, ये क्या होता है, देखो, ए बार डॉट बी बार को मैं क्या लिखता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार कॉस थीटा। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये होगा कि नहीं? ये हमने ऑलरेडी ऐसे सॉल्व करके देखा है। अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल चाहिए तो ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी करते हैं। यही मैंने इसमें पुट किया, तो ये क्या होगा, ए बार बी बार ऐसे ही कॉस थीटा की जगह आएगा ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, ये आएगा। तो ये देखो, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कट हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या मेरे पास, बी बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए
सॉरी वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ओके, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपको पता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर ऑफ हाँ जी हाँ, वेरी गुड। ये क्या होगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड होता है यूनिट वेक्टर, तो इसको बी बार डॉट ए कैप भी बहुत बुक्स में लिखा जाता है। बेसिकली मैं तो क्या करता हूं, बेसिक से ही याद रखता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, यानी बी बार जब ए बार के अलॉन्ग होगा तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो होगा बी कॉस थीटा। अभी गिवन इंफॉर्मेशन में कुछ बुक्स में इसको फॉर्मूला बी बार डॉट ए कैप भी देते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और एक चीज आती है, और एक चीज क्या आती है, और एक चीज आती है, ये तो हो गया स्केलर प्रोजेक्शन। स्केलर देखो बी बार डॉट ए बार, डॉट प्रोडक्ट है नहीं, ये क्या देगा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, मैग्नीट्यूड देगा ये, तो इसको बोलते हैं स्केलर प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोजेक्शन, ये सिर्फ वैल्यू देगा। तो दूसरा क्या होता है, वेक्टर प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। वेक्टर प्रोजेक्शन यानी वेक्टर का नाम आया तो आपको दो चीजें समझनी है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड एंड दूसरा उसका डायरेक्शन। बोलो बात समझ में आ रही है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड तो यही है बी बार कॉस थीटा, ठीक है। और डायरेक्शन किसके अलॉन्ग है, ए बार के अलॉन्ग है, बी बार ऑन ए बार, डायरेक्शन किसके अलॉन्ग है, ए बार के अलॉन्ग है, तो ए बार के अलॉन्ग डायरेक्शन है, तो इसको ए बार के अलॉन्ग डायरेक्शन यानी क्या लिखते हैं, डायरेक्शन ऑफ ए बार, वो क्या होगा, ए कैप। आपको मैंने बताया डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर, जहां पर भी सिर्फ डायरेक्शन की बात चले, डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इसको फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बहुत सारे बुक में ऐसे लिखा जाता है, बी बार कॉस थीटा क्या होता है, ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। तो ये बी बार कट होता है और ये लिखा जाता है बी बार ए बार डॉट ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। ये क्या होगा, ये होगा ए कैप इंटू ए कैप। बोलो बात समझ में आ रहा है, दो बार ए कैप आता है। ओके, मेरी बात समझ में आई। तो इस तरह से हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार निकाल सकते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ बी बार अलॉन्ग ए बार क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार कॉस थीटा, और बी बार डॉट ए कैप, ए बार डॉट ए, ये क्या होगा, मीन्स यूनिट वेक्टर होगा, और ऑलरेडी एक यूनिट वेक्टर इधर है जो डायरेक्शन के साथ आया है। तो बी बार डॉट ए कैप तो बहुत सारे बुक में अलग अलग फॉर्मूले लिखे जाते हैं, तो आपको बेसिक समझना है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार यानी क्या, बी बार जब ए बार के लाइन में आएगा तो उसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो बी कॉस थीटा होता है। अच्छा, कुछ अभी उल्टा मत बोलो, कुछ बच्चों को ये तो आएगा करने कि प्रोजेक्शन ऑफ जब ए बार ऑन बी बार पूछा जाएगा, ए बार का प्रोजेक्शन बी बार पे पूछा जाएगा, तो वो क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार यानी ए बार बी बार के ऊपर गिरेगा, यानी ये लिखा जाएगा ए बार कॉस थीटा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इसके फिर वैल्यूज ये वो, जैसे फिर से इसका कॉस थीटा को तो हम यही लिखेंगे, तो ये ए बार, ये होगा ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। तो ए बार कट हो जाएगा, तो ए बार डॉट बी कैप हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। ए बार डॉट बी कैप यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी, ये क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी कैप बी बार, तो ए बार डॉट बी कैप यानी जो गिर रहा है वो पूरा, जिसके ऊपर गिर रहा है उसका सिर्फ डायरेक्शन लेना है। बरोबर है ना। और असली मतलब भी यही है, ये फॉर्मूला से क्या होता है, असली मतलब समझ रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी कैप यानी ए बार बी के डायरेक्शन में कितना होगा। स्टार्टिंग से मैं वही बोल रहा हूं, ए बार डॉट बी कैप का मतलब क्या है, ए बार बी के डायरेक्शन में कितना वैल्यू देगा।
वही तो है। स्टार्टिंग से अगर बेसिक डेफिनेशन कंपोनेंट की देखें तो ये होती है ए बार बी के डायरेक्शन में जब आएगा तो कितना वैल्यू देगा, तो ए बार डॉट बी कैप। तो प्रोजेक्शन ऑफ, ये अंग्रेजी है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी कैप। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अगर आपको ये पूरे फॉर्मूला याद नहीं रखने हैं तो बेसिक याद रखो। प्रोजेक्शन किसका लिया गया है, किसके डायरेक्शन में, तो उतने एंगल से उसको वहां गिरा दो और फाइनल आंसर आप वहां से भी निकाल सकते हो। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, आपको याद रखनी है। आइए इसके ऊपर एक सम करते हैं और मामले को एकदम फिट कर देते हैं अपने दिमाग में। ठीक है, अभी मैं तो क्या करता हूं, अपने हिसाब से दो वेक्टर्स ले लेता हूं। ठीक है, अपने हिसाब से दो वेक्टर्स ले लेता हूं। मान लो पी बार है, पी बार क्या होगा, 2i + 3j - 4k ले लिया, और क्यू बार ले लिया मैंने 5i - 2j + 3k। ठीक है, ये ले लिया। और मैंने बताया प्रोजेक्शन, मेरे को पूछा गया प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन क्यू बार, ये पूछा गया। तो इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा, प्रोजेक्शन ऑफ पी बार ऑन क्यू बार, तो ये क्या होगा, पी बार कॉस थीटा होगा, पी बार कॉस थीटा होगा। प्रोजेक्शन ऑफ पी बार पूछा है ना सर, थीटा कहाँ है, अरे थीटा चाहिए ही क्यों, मुझे पता है ना कॉस थीटा तो क्या होता है, पी बार डॉट क्यू बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार क्यू बार। या साइड में आप लिखो पी बार डॉट क्यू बार क्या होता है, वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू बार कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पी बार डॉट क्यू बार अपॉन पी बार और क्यू बार का मैग्नीट्यूड। वो कॉस थीटा तो लिखने के लिए दिखाया है, बराबर है ना। तो ये क्या होगा, पी बार का मैग्नीट्यूड पी बार के मैग्नीट्यूड के साथ कट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, पी बार डॉट क्यू बार। पी बार लिखो 2i + 3j - 4k। बोलो बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्यू बार कितना है, 5i - 2j + 3k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू बार। तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू बार आपको पता है क्या लिखते हैं हम लोग, 5 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये क्या होगा, 25 + 4 + 9। बोलो बात समझ में आ रही है। तो i मल्टीप्लाई होगा 2i + 5i 10, 3j - 2j -6 -12 अपॉन ये क्या होगा, √29 + 9, तो √38 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो 10 - 18 तो -8/√38 आंसर आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। यहां तक कुछ डाउट है तो i मल्टीप्लाई होगा, j मल्टीप्लाई होगा, k आपका मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो ये प्रोजेक्शन ऑफ पी बार ऑन क्यू बार आ जाएगा। तो ये एकदम क्या है, वैल्यू नेगेटिव आई है। ठीक है, मे बी क्या है, पी बार क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसकी वजह से ये ऐसा हुआ है। पर जो भी है इस तरह से आप लोग आंसर को निकाल सकते हो, गिवन डेटा का यही आंसर आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ वेक्टर प्रोडक्ट में सम्स है सिंपल वाले। तो हमको क्या करना है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर ए बार और बी बार दिया है और मान लो पूछा गया है कि ए बार क्रॉस बी बार कितना आएगा। तो आपको निकालने आता है ए बार क्रॉस बी बार। ए बार क्रॉस बी बार के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया है, पहले हम लोग लिखेंगे i j और k। तो इसके नीचे 2 3 4 जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसका 2 1 -1। बोलो बात समझ में आ रही है। तो मैंने क्या किया, i कॉमन निकाला, i कैप। जैसे ही i बाहर आएगा तो j और k में क्या होगा, 3 4 1 -1। बोलो बात समझ में आ रही है।
माइनस जे क्या होगा 2 4 2 -1। ठीक है, सबका ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए। केंद्रित सर यानी क्या, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ होना चाहिए सबका। ठीक है, के कैप, तो जैसे ही के छोड़ूंगा ये क्या होगा 2 3 2 1। आई होप सबको समझ में आ रहा है। जब मैंने आई लिया, ये दोनों ले लिए जे और के लिए, जब जे लिया आई और के लिए, और जब के लिया तब आई और जे के लिए। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये क्या होगा आई कैप, ये कभी भी ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं। पहले इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन -3 3 इंटू -1 -3 4 इंटू 1 -4। बोलो बात समझ में आ रही है। माइनस जे कैप, ये क्या होगा देखो 2 इंटू -1 -2 होगा, और 2 इंटू 4 -4 होगा। ओके, उस पहले ये दोनों -2 और ये दोनों बीच में तो माइनस साइन आती ही है, प्लस के कैप। पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये दोनों, तो 2 1 जा 2 -2 3 जा 6। ओके, बीच में माइनस साइन आती ही है, तो ये क्या होगा -3 -4 -7 आई, -2 -4 -6 माइनस प्लस 6 जे, और ये 2 -4 के। ये क्या होगा ए बार क्रॉस बी बार होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट है ए बार बी बार, ए बार क्रॉस बी बार। तो ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड 15 है। तो ये आता क्या है, ए बार क्रॉस बी बार, ए बार डॉट बी, ए बार का मैग्नीट्यूड बी बार का मैग्नीट्यूड साइन थीटा होगा, उसका मैग्नीट्यूड साइन थीटा होता है। तो ये क्या होगा 15 इक्वल टू ये क्या होगा 5, ये क्या होगा 6, ये 5, ये 6, ये साइन थीटा। बोलो बराबर है। तो साइन थीटा क्या आएगा 15/30 यानी हाफ आ जाएगा। ठीक है, और साइन थीटा, ठीक है, जैसे ही हाफ आ गया तो हमको पता है कि बट साइन 30 हाफ आता है, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट के सम्स हम लोग कर रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के सम्स क्या था, आज उसकी बारी थी, पर प्रोजेक्शन बहुत लोगों ने मेरे से पूछा तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। यहाँ पर जैसे दिया गया है ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार का मैग्नीट्यूड फाइंड साइन थीटा। देखो ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड ए बार डॉट बी बार का मैग्नीट्यूड बोला है। देखो ए बार क्रॉस बी बार को क्या लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार साइन थीटा लिखा जाता है। इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार कॉस थीटा लिखा जाता है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ए बार कैंसिल, बी बार कैंसिल, तो क्या आएगा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आता है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी सोचो मैं इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है, और टेन थीटा इक्वल टू 1 होगा। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 45 डिग्री आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा tan 1, या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में भी, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है या तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो 45 डिग्री आएगा और 225 डिग्री, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो पूरा घूम के 180 प्लस 45 होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में ये आता है, तो ये क्या होगा थीटा या तो 45 डिग्री होगा या तो 225 डिग्री होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, इसमें कुछ इतना हम खास डिफिकल्ट है नहीं। आप स्क्रीन पॉज करके ये पूरा लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मान लो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। बहुत ही सिंपल है, वेक्टर्स में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि ये A है, ये B है, ये C है।
ठीक है, यहाँ थोड़ी देर के लिए इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको ये ज़्यादा बेहतर होगा, और ये एंगल थीटा है। ठीक है, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होगा तो बेसिक से चलते हैं। पहले अभी मैंने कुछ वेक्टर पकड़ा नहीं है, ये 90 डिग्री है। बोलो बात समझ में आ रही है? सबने बोला हाँ सर, बहुत अच्छी तरह समझ में आई। ये हाइट होगी d, ये आपका बेस होगा। बोलो बात समझी? हाँ सर समझे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये क्या होता है, तो यहां ध्यान दो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाता है, वो हो जाता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट होगा। हाँ सर बिल्कुल समझा हमको। देखो हाफ बेस क्या है यहां पर, ए बी, और हाइट तो एच है। हाइट को मैं सब्सटीट्यूट करता हूं। देखिए साइन थीटा अगर लगाऊंगा इस वाले ट्राइंगल में, साइन थीटा लगाऊंगा तो साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट सी डी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी। तो सी डी तो एच है, ए सी पता नहीं है, तो एच इक्वल टू क्या होगा, ए सी साइन थीटा। एच का वैल्यू क्या होगा, ए सी साइन थीटा। बोलो बात समझ में है? अच्छा, ए सी साइन थीटा होगा। अगर आप ध्यान से देखो, हाफ को थोड़ी देर के लिए बाहर लिखो, यहां पर ए बी क्या है, ए बी का लेंथ है, ए सी क्या है, ए सी का लेंथ है, और साइन थीटा दोनों के बीच में एंगल है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि ए बी एक वेक्टर है और ए सी एक वेक्टर है, और थीटा उनके बीच का एंगल है। बोलो बात समझ में आ रही है? ए बी साइड के जगह ए बी वेक्टर है, तो ये लिखा जाएगा ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा। और इसके पहले ही थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा है, ए बी ए सी साइन थीटा अगर आए तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो ए बी क्रॉस ए सी का क्या हो जाएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। ये क्या है, असलियत में जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है आपने पढ़ा होगा, वो होता है ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू ए बी बार का मैग्नीट्यूड, ए सी बार का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप होता है। कल मैंने आपको एन कैप अलग से लिखाया था। ये एन कैप क्या होता है, एन कैप इसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, एन कैप क्या होगा, इसका डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर का। ठीक है, तो यहां से हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल ये क्या है, हाफ ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तो एरिया के बारे में हो गया। इसका ये मैग्नीट्यूड है। यहां से हमको पता लगता है एरिया जो है, ए बी क्रॉस ए सी क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है, और उसका हमने मैग्नीट्यूड लिया है। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट यानी ए बी क्रॉस ए सी, मैंने कल ही बताया आपको, ये वेक्टर है। ये क्या है, वेक्टर है। तो यहां से एक नोटिंग पॉइंट है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नोटिंग पॉइंट ये है, सबसे पहली बात कि आज से लेकर एरिया जो है वो वेक्टर मानी जाती है। मानी गई है। ऐसे कैसे सर, ऐसे कैसे?
फील नहीं आया सर, फील नहीं आया। देखो मान लो ये ए बार वेक्टर है और ये बी बार वेक्टर है। व्हाट इज एरिया? इट इज प्लेन स्वेप्ट बाय ए बार व्हेन इट इज रीचेस बी बार। ए बार और बी बार का मल्टीप्लीकेशन होगा ना, ये क्या है ए क्रॉस बी, तो एरिया की डायरेक्शन ऊपर आएगी। बी जब ए की तरफ आएगा तो मैं समझूंगा वो क्या है, बी स्वेप्ट हो रहा है ए की तरफ, तो उस एरिया की डायरेक्शन नीचे है। जब काम आएगा आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको अच्छी तरह और समझाऊंगा। व्हाट इज एरिया? फ्रॉम नाउ ऑन एरिया इज अ वेक्टर, इट इज नॉट अ स्केलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एरिया इज अ वेक्टर। ऐसा कैसा सर? क्योंकि मान लीजिए ये रेडियस है, पॉइंट ए है, मान लो मेरा ये पॉइंट ए है, ठीक है। व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल? ये रेडियस है मेरा हाथ, तो रेडियस क्या है? मान लो ये ओरिजिन होगा, वो पॉइंट पी है जहां पर चौक है। व्हाट इज एरिया ऑफ अ सर्कल? इट इज एरिया स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर व्हेन इट कंप्लीट्स वन रोटेशन। बराबर है, जब एक रोटेशन हम कंप्लीट करेंगे तो ये जो रेडियस वेक्टर कितना झाड़ू लगाएगा वो एरिया होगी। बोलो बात समझ में आ रही है? और उसका डायरेक्शन क्या होता है? अगर सोचो मैं एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा हूं तो एरिया वेक्टर क्या होगा? ऊपर आएगा। अगर मैं यही मींस ऐसे घूमता एंटी क्लॉकवाइज तो इसका डायरेक्शन क्या आता? नीचे आता। एरिया इज अ वेक्टर, इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अगर ऐसा घूम रहा है, ठीक है, अभी ए टू बी ऐसा घूमा तो इसका डायरेक्शन बाहर आएगा, और सी टू बी मीन्स ए सी टू ए बी जाएंगे तो इसका डायरेक्शन ऐसा आएगा। यानी जब ए बी ए सी की तरफ जाएगा तो कितना प्लेन स्वीप करेगा, दैट इज दिस एरिया। यानी जब ए बी ए सी के साथ जुड़ रहा है, मान लो ये मेरा एरिया अभी तक अगर फील नहीं आई है और ये मेरा ए सी है, तो जब ए बी ए सी के साथ जुड़ेगा तो डेफिनेटली ये एरिया क्या होगी? कवर होगी। दैट इज एरिया वेक्टर। बोलो बात समझ में आई है? तो आज से एरिया को वेक्टर मानना है। बहुत लोगों को कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर। मेजर पॉइंट ये पूरा सिखाने के पीछे यही होता, नहीं तो मैं सीधा फॉर्मूला बता देता कि ये होता है। मैं आपको फील मैंने दी है कि एरिया क्या है, एक वेक्टर होता है। मीन्स जब भी एक सिंगल वेक्टर कभी जब उसको मूवमेंट हमने कराया तो जब वो जितना एरिया स्वीप करेगा, जितने प्लेन को वो कवर करेगा, उसको एरिया ऑफ ट्राइंगल बोला जाता है। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। इसके साथ और यहां पर याद रखना कि ये ए बी बार है और ये ए सी बार है, यानी दोनों के बीच में जो भी दो साइड्स लिए हैं ट्राइंगल के, उसमें एक पॉइंट क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। साइड्स क्या है आप याद रखो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स विथ कॉमन पॉइंट। बोलो बात समझ में आ रही है? या टू एडजेसेंट साइड्स भी बोलते हैं कुछ बुक्स में। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। बोलो बात समझ में आई है? स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। फाइनली क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो। मान लो ये ए बी है, ठीक है, ये ए सी है, ये क्या है? ये ए बी वेक्टर है, ये ए सी वेक्टर है, और आप कंप्लीट करोगे तो ये पैरेललोग्राम होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं? मान लो ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है, ये कैसे निकालोगे? ये परपेंडिकुलर है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे आता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये आता है, देखिए, बेस इंटू हाइट से। ये फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का। तो बेस कितना है? ए बी बार इंटू ए सी बार।
यहाँ हाइट, सॉरी हाइट तो एच ही है, अभी तक AC बार नहीं आया है। फिर से अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूंगा तो साइन थीटा क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या होगा, AC साइन थीटा। तो ये क्या होगा, AB बार क्रॉस AC बार। तो इसका मैग्नीट्यूड AB क्रॉस AC क्या होगा, AB क्रॉस AC इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो वहाँ हाफ आता है, यहाँ खाली हाफ नहीं आता है। इसका क्या करेंगे, अगर हम लोगों को चाहिए कि फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ पॉइंट्स, ठीक है, ए पॉइंट है 2 1 2, बी पॉइंट है 1 2 2 और सी पॉइंट है 1 1 1। इन तीनों पॉइंट्स का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मैं क्या लिखूंगा, ए बार क्या होगा, देखो ए बार होगा 2i प्लस जे प्लस के, 2k, ठीक है। बी बार क्या होगा, देखो i प्लस 2j प्लस 2k और सी बार क्या होगा, i प्लस j प्लस k। बोलो बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ए बी बार क्या होगा, बी बार माइनस ए बार। तो i माइनस 2i माइनस i, 2j माइनस j प्लस j और 2k माइनस 2k तो कैंसिल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। ये ए बी बार होगा, ठीक है। और ए सी बार कैसे निकालते, एक पॉइंट कॉमन चाहिए ना, सी बार माइनस ए बार। तो i माइनस 2i, तो माइनस i बचेगा, j माइनस j तो कैंसिल हो जाएगा, k माइनस 2k माइनस k हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये क्या होता है, i माइनस 2i माइनस i होगा, j माइनस j कैंसिल होगा, k माइनस 2k, सी बार माइनस ए बार करना है, आप निकाल के कर सकते हो। अभी एरिया के लिए पहले ए बी बार क्रॉस ए सी बार चाहिए, तो कैसे निकालते हैं आपको पता है, i j k। पहले वाले वेक्टर में ये -1 है, ये 1 है, ये 0 है, k 0 है ना पहले में ए बी में, ए सी में -1 0 -1 आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो मैं क्या लिखूंगा, पहले i लिखूंगा, i छोड़ दूंगा तो 1 0 0 -1, तो 1 0 0 -1, फिर माइनस j, जैसे ही माइनस j लिखूंगा ये क्या होगा, -1 0 -1 -1 -1 0 -1 -1, ठीक है। फिर प्लस k लिखूंगा, k क्या आएगा, -1 1 -1 0 -1 1 -1 0। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये i कैप, ये क्या होगा, 1 इंटू -1 -0 यानी -1 आएगा इसका। बोलो बात समझ में आ रही है। ये -1 1 -0 यानी माइनस j इंटू 1 ही आएगा, -1 1 होगा। और k के लिए 1 इंटू 0 0 आएगा पहला, -1 इंटू 1 -1 इंटू 1 -1 होगा और बीच का माइनस मिला के +1 होगा। तो फाइनली ये जो वेक्टर होगा ये -i -j प्लस k हो जाएगा, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये होगा, इसको अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं, ए बी बार क्रॉस ए सी बार निकालूं, तो ये क्या होगा, √(-1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 आएगा। बोलो बात समझ में आई। तो एरिया ठीक है, एरिया क्या होता है, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार क्रॉस ए सी बार। तो ये क्या होगा, हाफ इंटू √3 यानी √3/2 आंसर आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है इस एरिया का। वैसे पैरेललोग्राम में 4 यानी पॉइंट्स दिए जाएंगे, तो आपको क्या करना है, कोई भी 2 पॉइंट्स लेके आप एरिया ऑफ मींस ए बी और ए सी लेके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तब हाफ लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर लगभग
पूरा चैप्टर खत्म हो गया। और भी यानी आगे जाने आता है कई बार, यानी बुक्स में लिखा जाता है डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, ये वो, पर वो क्या होता है कि हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिजिक्स के लिए इतना ही ज़रूरी होता है। जो मैथ्स वाले बच्चे होते हैं उनको जो टॉपिक है, फिर से मैथ्स में भी सेम टॉपिक है वेक्टर्स में, कुछ लोगों को 11th में रहेगा, कुछ लोगों को 12th में होगा, तो तब और जो डीप में है स्टडीज़ में और डीप हो सकती है। पर फिजिक्स के लिए मोर देन इनफ मैंने आपको सिखाया हुआ है। और भी कुछ मेरे को लगेगा, कुछ सम्स एक लास्ट लेक्चर में लूँगा जिसमें कुछ सम्स डिस्कस किए जाएंगे। पर फिलहाल के लिए जो भी कॉन्सेप्ट है वो यहाँ एंड होते हैं। स्केलर, डबल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट, ये वो बहुत सारी आगे तक की लेवल की बातें हो सकती हैं, पर वो क्या करना चाहता हूँ मैं फिलहाल उसको अवॉइड करना चाहता हूँ। अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है तो यहाँ तक मोर देन इनफ है कंसेप्चुअली, ठीक है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी आप ए बी लोगे, ए बी सी डी पॉइंट्स दिए जाए, मान लो ए बी और ए सी, तो एडजेसेंट साइड लोगे वैसे ही ए बी निकालोगे बी बार माइनस ए बार, ए सी निकालोगे सी बार माइनस ए बार, क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे। बोलो बात समझ में आ रही है? तो फिलहाल यहाँ पर आज डिस्कशन स्टॉप करते हैं। एक नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट सम्स में लूँगा, फिर ये चैप्टर की यहाँ पर समाप्ति होगी। गॉट माय पॉइंट? तब तक के लिए जय हिंद।